ईरान और अमेरिका ने मिलकर मिडिल ईस्ट को नौटंकी का मंच बना दिया है। हमेशा यह आशंका बनी रहती है कि बस अब जंग शुरू हुई कि तब हुई। समंदर में भारी भरकम वॉरशिप्स तैनात कर दिए जाते हैं। आसमान फाइटर जेट्स की दहाड़ से गूंजने लगता है। दोनों तरफ से ऐसी धमकियां जैसे कल का सूरज कोई देखेगा ही नहीं। फिर अचानक दोनों पक्ष चुपचाप किसी कमरे में एक मेज और 2 कुर्सियां ढूंढते नजर आते हैं वार्ता के लिए। दुनिया राहत की सांस लेती है कि चलो जंग नहीं होगी। तभी फिर बिगर, बेटर और न जाने किन किन विशेषणों के साथ हमले की बात फिर शुरू हो जाती है। इस पूरी टॉम एंड जेरी वाली खींचतान में असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP and Goldie मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। मिडिल ईस्ट इस वक्त दो राहे पर है। अमेरिका और ईरान में बढ़े तनाव ने पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया है। युद्धपोत तैनात हैं, फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। फिलहाल तो युद्ध धमकियों से लड़ा जा रहा है, लेकिन एक गलत कदम इसे रीजनल वॉर में तब्दील कर सकता है। इसी बीच पर्दे के पीछे से बातचीत करके मामला शांत करने की कवायद भी जारी है। We're talking about that. We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं है। البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. लेकिन अब बात सिर्फ धमकियों के भरोसे नहीं है। 3 फरवरी को अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ एक ईरानी शाहिद 129 ड्रोन बहुत तेजी से बढ़ा। यूएस सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन का इरादा संदिग्ध था और चेतावनी के बावजूद ये नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत से ही उड़ान भरते हुए एक F-35C लड़ाकू विमान ने इसे हवा में ही ढेर कर दिया। लेकिन ईरान को इससे कुछ खास असर नहीं पड़ा। ड्रोन को गिराए जाने के कुछ ही देर बाद ईरान ने फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में अमेरिकी बेड़े की तरफ एक और निगरानी ड्रोन भेजा। ईरानी जानकारों का कहना है कि दूसरा ड्रोन भेजने के पीछे साफ संदेश था। पहला, ईरान ये दिखाना चाहता था कि उसके पास ड्रोन्स की कमी नहीं है, अगर एक ड्रोन गिर भी जाए तो उसका काम नहीं रुकेगा। दूसरा, ईरान ये बताना चाहता है कि वो अमेरिकी जहाज़ों पर नज़र रखना बंद नहीं करेगा। तीसरा, इससे अमेरिका के सामने दुविधा खड़ी होती है कि क्या वो इस दूसरे ड्रोन को भी गिराए या नहीं। लेकिन सवाल है कि ईरान ने पहली दफ़ा ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास अपना सर्विलांस ड्रोन क्यों भेजा था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इसके पीछे 3 मकसद थे। पहला, ईरान अमेरिकी जहाज़ों की गतिविधियों की जानकारी लेना चाहता था। दूसरा, वो ये देखना चाहता था कि अमेरिकी सेना कितनी सतर्क और कितनी तैयार है। साथ ही ईरान अपनी मौजूदगी दिखाकर ये कह रहा था, ये जता रहा था कि अमेरिका से टकराने से वो डरता नहीं है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस घटना के महज 3 घंटे बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की तेज़ रफ्तार नावों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी तेल टैंकर स्टेना इम्पेरेटिव को घेरने और उसे जब्त करने की भी कोशिश की। इसे सैन्य टकराव के पीछे कूटनीति का एक और पेचीदा खेल चल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शांति की बात की है, लेकिन शर्तों के साथ। क्या हैं ये शर्तें, एक एक कर ये भी देख लेते हैं। पहली शर्त है वेन्यू चेंज। ईरान लगातार ये मांग कर रहा है कि 6 फरवरी को होने वाली न्यूक्लियर टॉक्स तुर्की के इस्तांबुल शहर के बजाय ओमान में हो। दरअसल तुर्की एक नाटो सदस्य है। ईरान को डर है कि वहाँ अरब देश और यूरोपियन पावर्स उस पर दबाव बना सकती हैं। इसके उलट ओमान को ईरान अपना सेफ जोन मानता है, क्योंकि ओमान दशकों से दोनों देशों के बीच एक खामोश डाकिया की तरह काम करता रहा है, मीडिएटर की तरह। अमेरिकी मीडिया एक्सिस ने सूत्रों के हवाले से दावा भी किया है कि अमेरिका ने ईरान की ये शर्तें मानकर बातचीत का वेन्यू ओमान शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ईरान की और शर्तें भी हैं। दूसरी शर्त है बाइलैटरल टॉक्स। वो चाहता है कि उसके और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो, यानी मेज़ पर सिर्फ अमेरिका और ईरान हो। दरअसल अमेरिका ने नेगोशिएशंस में सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान और पाकिस्तान तक को शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन ईरान नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी अरब देश इस बातचीत का हिस्सा हों।
उसकी नज़र में ये सभी देश अमेरिका के मोहरे हैं। इसके अलावा ईरान एक शिया मेजॉरिटी देश है जो खुद को मिडिल ईस्ट का किंग बनाना चाहता है। एक पावर स्ट्रगल चलती रहती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी प्लान का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में ईरान नहीं चाहता कि इलाके में मौजूद उसके प्रतिद्वंदी देश उसकी परमाणु क्षमताओं की बारीकियों को जाने। तीसरी शर्त है सिर्फ न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हों। यही बात दोनों देशों के बीच डील में सबसे बड़ी अड़चन है। ईरान चाहता है कि बातचीत का दायरा सिर्फ परमाणु फाइल्स पर और न्यूक्लियर फाइल्स तक सीमित रहें। वो आर्म्स बिल्डअप यानी हथियार जमा करने की ताकत और बैलिस्टिक मिसाइल्स पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। अमेरिका का तर्क है कि अगर वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक भी दें लेकिन उसकी खतरनाक मिसाइल्स को न रोकें तो भी वो पूरे इलाके के लिए खतरा बना रहेगा। खतरा अमेरिका के नज़रिए से। ट्रंप ने कहा है कि अगर सही डील नहीं हुई यानी अगर उनकी शर्तों पर डील नहीं हुई तो बैड थिंग्स कुड हैपन। उन्हें हमला न करने के बदले ईरान से 3 बातें चाहिए, 3 शर्तें चाहिए। पहली, ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करे। दूसरी, वो अपनी मिसाइलें सरेंडर कर दे। तीसरी शर्त, ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी गुट जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद कर दे जो उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने को तैयार है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजराइल हमास जंग के बाद से प्रॉक्सी ग्रुप्स भी बेहद कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन पेंच फंसा है मिसाइलों पर। ईरान के लिए मिसाइल्स उसकी लाइफलाइन मानी जाती हैं। वो जानता है कि लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी और इराक में सद्दाम हुसैन ने जब अपने हथियार छोड़ दिए थे तब उनके साथ क्या हुआ था। जानकारों का मानना है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल्स हैं कि वो अमेरिका की रक्षा प्रणालियों को ओवरवेल्म कर सकती हैं, यानी इतनी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं कि डिफेंस सिस्टम उन्हें गिन भी नहीं सकता। ऐसा पिछले बरस 2025 में जब जून में जंग हुई थी इजराइल और ईरान की, तब हमें ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन ये भी सच है कि ईरान इस वक्त तलवार की धार पर चल रहा है। पिछले साल जून में अमेरिका के हमले के बाद से उसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। इसके अलावा इसी बरस जनवरी में हुए प्रदर्शनों को ईरान के हुक्मरानों ने भले ही दबा दिया हो, लेकिन इसके बाद देश की सत्ता पर इस्लामिक रेजीम की पकड़ पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त अमेरिका से लड़ाई मोल लेने का दांव उसे उल्टा भी पड़ सकता है। तो क्या ईरान एक खतरा टालने के लिए दूसरे खतरे का रिस्क लेगा? क्या वो आर्थिक पाबंदियां कम करने के बदले अपनी मिसाइल्स की कुर्बानी देने को तैयार है? एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। मैं नहीं समझता कि तैयार होगा, क्योंकि अभी तक जो बातचीत चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच, उसका एक ही मुद्दा था, वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का। ये मिसाइल की शर्त नहीं लाई गई है। और मैं समझता हूँ कि उस अगर इलाके में देखें तो चाहे सऊदी है, चाहे यूएई है, चाहे और देश हैं, हर एक के पास मिसाइलों का असला है। तो ट्रंप का ये कहना कि अब ये ईरान अपनी मिसाइल्स छोड़ दे, तो मैं नहीं समझता वो मानेंगे। और ईरान के राष्ट्रपति जी ने आज सुबह कहा था कि हम हर तरह से तैयार हैं बातचीत के लिए, लेकिन एहतराम से, इज्जत से, ये नहीं कि आप मेरी गर्दन पे अपना घुटना रखो और बोलो बात करो, नेगोशिएट करो। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे को मस्कट में, ओमान में बातचीत हो या इस्तांबुल में बातचीत हो। तैयारी तो चल रही है, लेकिन इतना एक तरफी दबाव मैं नहीं समझता ईरान एक्सेप्ट करेगा। जैसे हमने नहीं किया जब हमारे ऊपर इतना दबाव डाला जा रहा था ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, तो हमने भी इंतज़ार किया। एक पुरानी सभ्यता है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उनको कुछ अपना, कल के लोग तो हैं नहीं हैं, उन्होंने भी राज किया है और वो समझते हैं कि इन चीज़ों की क्या अहमियत है और किस तरह से एक देश का दूसरे देश से व्यवहार होना चाहिए। ऐसे में वॉशिंगटन डीसी में बैठे डोनाल्ड ट्रंप एक गहरे धर्म संकट में हैं, डायलेमा में हैं। ट्रंप के सामने ये चुनौती है कि वो एक तरफ तो मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे एक लंबी और खर्चीली जंग से बचना भी चाहते हैं। उनका हालिया बयान इसकी मिसाल है। वे बातचीत कर रहे हैं, वे कुछ करना चाहते हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। कुछ समय पहले उनके पास मौका था लेकिन बात नहीं बनी और फिर हमने मिडनाइट हैमर किया। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा दोबारा होते देखना चाहते हैं। वे बातचीत के लिए तैयार हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। यानी एक तरफ ट्रंप पिछले बरस की तरह दोबारा ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन फाइलों के ढेर में जंग की आशंकाओं को खत्म करने की भी जद्दोजहद जारी है।
थिंक टैंक चैथम हाउस के एनालिस्ट मानते हैं कि अगर ट्रंप ने हमला किया तो ईरान के पास एसिमेट्रिक वॉरफेयर की क्षमता है, यानी ईरान सीधे युद्ध के बजाय छोटे छोटे हमलों, ड्रोन्स, मिसाइल से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उनका दावा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पिछले बरस जून में हुए हमलों के बावजूद अभी भी काफ़ी मजबूत है। ईरान ने अपनी मिसाइल्स को हज़ारों मीटर ऊंचे पहाड़ों के अंदर बने मिसाइल सिटीज़ में, ऐसा आरोप है कि उसने मिसाइल सिटीज़ में छिपा दिया है जहां बंकर बस्टर बमों का पहुंचना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ इजराइल ट्रंप की दुविधा में एक एडेड प्रेशर का काम कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि नेगोशिएशन सिर्फ एक दिखावा है। 3 फरवरी को उन्होंने ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। कहा ईरान पहले भी कई बार अपने वादों से मुकर चुका है। ऐसे में अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता हुआ भी तो उसके नियमों का पालन ईरान करेगा, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इजरायली खुफिया एजेंसीज का दावा है कि ईरान ब्रेक थ्रू यानी परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ने केवल परमाणु मुद्दे पर समझौता किया और ईरान की मिसाइलों को खुला छोड़ दिया तो ये उसके लिए मौत के वारंट जैसा होगा। वो ईरान को अस्तित्व का खतरा मानता रहा है। इजराइल लगातार अमेरिका को डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स यानी ईरान के शीर्ष नेतृत्व और परमाणु केंद्रों की पूरी तरह खत्म करने की सलाह दे रहा है। तो ऐसे में ट्रंप के सामने क्या ऑप्शंस हैं और वो किसे चुनेंगे, जानकारों से समझते हैं। देखिए, ट्रंप साहब कल सुबह किस तरफ से उठते हैं, क्या विचार उनके मन में आते हैं, ये तो भगवान ही जानता है। शायद ट्रंप साहब खुद भी नहीं जानते कि वो कल क्या करेंगे किसी भी पर्टिकुलर विषय पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका तो नहीं, लेकिन इजराइल का जो असली मकसद है वो केवल न्यूक्लियर और मिसाइल नहीं, और कई एक इजरायली लीडर कह चुके हैं, कई फॉर्मर जनरल्स भी कह चुके हैं कि हमें तो वहाँ रजीम बदलना है, निज़ाम बदलना है। ये जो खामेनी का रजीम है इसको हटाना है, और उसके लिए हमें शायद बूट्स ऑन द ग्राउंड अपने सोल्जर्स भी भेजने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस चीज़ से ज़रूर घबराता होगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां उनका है, सेंटर है, वहां बड़े बम डाल दिए, स्टेल्थ फाइटर यूज़ कर लिए, वो एक बात है। लेकिन अपने कमांडोज को, अपने ट्रूप्स को कमिट करना कि जाकर उनके लीडरशिप को ख़त्म किया जाए, ये एक काफ़ी पेचीदा मसला हो जाता है। और कोई भी देश इसको सोच समझ के करेगा। हाँ, वो समझते हैं कि अगर हमने वेनेजुएला में कर लिया तो शायद हम ईरान में भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये गलत फहमी होगी और इससे हालात बिगड़ने का पूरा चांस है। अमेरिका का अपना इतिहास बताता है, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो इराक में हुआ, कि आप निज़ाम को हटा तो सकते हो लेकिन उसकी जगह कौन आएगा, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अफगानिस्तान तो देखिए तो कुछ साल बाद तालिबान वापस आ गए। इराक देखिए तो वहाँ से आईसिस जैसी खतरनाक संस्थाएं पैदा हुई क्योंकि वहाँ एक पावर वैक्यूम था। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका बड़ा सोच समझ के ये कदम उठाएगा। हालांकि इजराइल का पूरा ये इरादा है कि एक मौका मिला है, वहाँ पॉलिटिकल भी अनरेस्ट चल रहा है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी चल रही है, ट्रंप जैसा बंदा भी हमारे साथ प्रेसिडेंट है जो कुछ करने को तैयार है, तो एक झटके में सब खत्म कर दो। लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ा एक खतरनाक कदम होगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहली सुर्खी बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान पर आसिम मनीर हुकूमत की पकड़ ढीली पड़ रही है। अलगाववादी गुट मजबूत होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कबूल कर लिया है कि उनकी फौज बेबस हो चुकी है, क्योंकि बलोच अलगाववादी अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान का 40% हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान में है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इतनी बड़ी ज़मीन पर पहरा देना फ़ौज के बस से बाहर है। इसके इतर विद्रोहियों के पास अब मॉडर्न हथियार हैं, थर्मल इक्विपमेंट्स हैं। इस तरह के हथियार पाकिस्तानी सेना के पास भी नहीं है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने फिलहाल ऑपरेशन हेरौफ फेज़ 2 शुरू किया है। ऑपरेशन के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें बलोच लड़ाके फौज की चौकियों पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिक मोर्चा छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। BLA ऑपरेशन में पहली बार बड़ी तादाद में औरतें भी हथियार उठाकर जंग में शामिल हुई हैं। BLA का दावा है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में करीब 170 अलगाववादियों को ढेर किया है।
ख़ाज़ा आसिफ ने BLA से बातचीत की गुंजाइश को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जो लोग मासूमों का खून बहा रहे हैं उनसे कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान की कोशिश है कि पूरी ताकत झोंक कर इस बगावत को कुचला जाए। आप जानती हैं उनकी इन्हीं मंशाओं की वजह से बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग और भी ताकतवर होती जाती है। दूसरी सुर्खी लीबिया से है। उत्तर अफ्रीकी मुल्क लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम का कत्ल हो गया है। वारदात देश की राजधानी त्रिपोली से 136 किलोमीटर दूर जिंतान शहर में हुई। तारीख थी 3 फरवरी। 4 नकाबपोश हमलावरों ने सैफ के घर पर हमला बोल दिया। सबूत मिटाने के लिए पहले सिक्योरिटी कैमरे तोड़े और फिर सैफ को मार दिया। अभी तक ये साफ नहीं है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ था। ये खबर लीबिया की सियासत के लिए अहम है। सैफ अपने पिता की हुकूमत में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। एक वक्त था जब दुनिया उन्हें गद्दाफी का उत्तराधिकारी मानती थी। उनके पिता मुअम्मर गद्दाफी ने 1969 से 2011 तक लीबिया पर एक छत्र राज किया था। बाद में बगावत हुई और उन्हें सत्ता से हटाकर मार दिया गया। सैफ अल इस्लाम का किरदार थोड़ा अलग था। साल 2000 के बाद उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ लीबिया के रिश्ते सुधारने में बड़ा रोल निभाया था, मगर 2011 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। उन पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का इल्ज़ाम लगा। पिता की मौत के बाद वह भागने की फिराक में थे, लेकिन पकड़े गए। 2015 में लीबिया की एक अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुना दी थी। 2017 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया। साल 2015 में लीबिया की एक अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। 2017 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में ICC ने उन पर मुकदमा चलाया था। सैफ को 2017 तक कैद रखा गया। उसी बरस एक आम माफ़ी के तहत उन्हें रिहाई मिली, जिसके बाद वे छिपकर रह रहे थे और राजनीति में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में खुद को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर पेश भी किया। इस दावेदारी ने मुल्क में हंगामा खड़ा कर दिया था। कई लोग नहीं चाहते थे कि गद्दाफी परिवार का कोई भी शख्स दोबारा सत्ता में आए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल रिकॉर्ड का हवाला देते हुए उनकी दावेदारी रद्द कर दी थी। सैफ ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भी दिया, लेकिन लीबिया की सियासत ऐसी है कि 2021 का चुनाव हुआ ही नहीं, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।